की अपनी एक खास बात और एक खास समय होता है। सही समय पे सही जगह होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शहर की इस व्यस्त भरी जिंदगी से बाहर निकलकर सावन के आखिर में मैं पहुंची हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में। कहते हैं मॉनसून में पहाड़ बहुत खौफनाक हो जाते हैं और पहाड़ों का ऑफ सीजन शुरू हो जाता है। लेकिन किसने सोचा था इन्हीं पहाड़ों में इस मुश्किल टाइम पर मैं होंगी इन खूबसूरत फूलों से लहराती हुई सुंदर घाटी के बीच। वैली ऑफ फ्लावर्स। नमस्कार, प्रणाम और पहलाग आप सभी को। मैं हूँ सुमन भट्ट और आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लाई हूँ जहाँ आना हर लड़की का सपना होता है। वाओ, इतने सारे फूल। ये है इंडिया की मोस्ट कलरफुल वैली एंड द लव्ड मॉनसून ट्रैक। ये घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और दिल्ली से लगभग 507 किलोमीटर की दूरी पर। उन्नीस 1931 में इस दुर्गम घाटी को गलती से खोज निकाला था सर फ्रैंक एस स्मिथ ने। आप सोच रहे होंगे गलती से क्यों? गलती से इसलिए क्योंकि जब सर स्मिथ कॉमेट पर्वत के सफल अभियान से लौट रहे थे तो वापसी में वो रास्ता भटक गए और पहुंच गए इस सुंदर सी घाटी में। घाटी में अनगिनत फूलों से प्रभावित होकर उन्होंने इस वैली में कैंपिंग करी और रख दिया इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स। बाद में इन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी, वैली ऑफ फ्लावर्स, जिससे इस वैली को पूरी दुनिया भर में पहचान मिली। इस वैली की असाधारण सुंदरता को देखकर 2005 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इतना गहरा इतिहास इतनी आसानी से और बिना उबासी लिए सुन लिया आप लोगों ने। अब इतिहास बोरिंग होगा भी कैसे जब इतनी सुंदर जगह हो। सोचो, जो जगह इतनी रोमांच से भरी हो उस जगह का सफर कितना रोमांचक होगा। ओह सॉरी सॉरी, चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस सफर को। मेरा सफर शुरू हुआ था दिल्ली से और यहाँ आने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि बस स्टैंड 1 घंटे पहले ही पहुँच गई थी। और फिर क्या था, बैठी थी मायूस अपनी बस के इंतजार में। एंड फाइनली
बस आई और मैं चल पड़ी ऋषिकेश की तरफ। जी हाँ, योग नगरी ऋषिकेश। जहाँ सुबह पहुंचकर मैंने आना था गोविंद घाट की तरफ, जो ऋषिकेश से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर है। अब गाड़ी तो मैंने पकड़ ली थी गोविंद घाट की और सोचा था खूबसूरत नज़ारों का आनंद लूंगी। बट ये कपखत नींद कब आ गई और मैं सोते हुए चल पड़ी गोविंद घाट की ओर। लेकिन कहते हैं ना, मॉनसून में पहाड़ी रास्तों का भरोसा नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। स्थान पे चले जाए, आगे बहुत खतरा है, ऊपर से जैसे ही मैं पीपल कोटी पहुंची, मुझे पता चला भारी भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ मार्ग बंद है और खुलने के कोई आसार भी नहीं है। तो मैंने थोड़ा इंतजार करके पीपल कोटी पर ही अपना रात्रि विश्राम लिया और अगले दिन का इंतजार किया रास्ता खुलने का। कुछ ऐसा था मेरा पहले दिन का रोमांचक सफर पीपल कोटी तक का। कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के एंड में एक सुंदर सी नदी का तल भी है, पुष्पावती नदी का। तो अब यहाँ तक आए हैं तो उस सुंदर सी जगह पर भी जाना तो बनता है। चलिए चलते हैं नदी तल तक के सफर पर, और चलते चलते मैं आपको बताती हूँ कि कैसा रहा मेरा दूसरे दिन तक का पूरा सफर कांगरिया गांव तक। होटल के कमरे में तो पता नहीं चलने वाला था कि रास्ता खुला है या नहीं, इसलिए मैं अपना बैग पकड़ के चल पड़ी थी लैंडस्लाइड की तरफ, पता करने रोड की स्थिति। जैसा कि मुझे डर था, रात में बारिश के कारण रोड में और ज्यादा मलबा आ गया था। अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था आगे का। तभी दिखी मुझे गांव की कुछ लड़कियां जो रागी में अपने गांव जा रही थी। भूस्खलन की वजह से उन्होंने पहाड़ी का रास्ता चुना, जो काफी कठिन था, पर उनके लिए नहीं। फिर हिम्मत करके मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। और उनके साथ साथ पहाड़ी चढ़कर भूस्खलन वाले रास्ते को पार कर लिया। अब आगे से लगभग 50 किलोमीटर का सफर मुझे करना था गाड़ी से और जल्दी से पहुंचना था गोविंद घाट। गोविंद घाट पर आपको देखने को मिलेगा अलकनंदा और पुष्पावती का संगम। पुष्पावती ये वही नदी है जो मेरी डेस्टिनेशन वैली ऑफ फ्लावर से बहती चली आ रही थी। फिर एक और छोटा सा गाड़ी का सफर करके मैं पहुंच गई थी कुल्ला, जहां से शुरू होता है वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक। 12 बजे की कड़ी धूप में मैं चल पड़ी थी कांगरिया की तरफ, जो होने वाला था मेरा आज का विश्राम स्थल। लेकिन वहां पहुंचने के लिए मुझे चलना था लगभग 9 से 10 किलोमीटर, वो भी आप सोच सकते हैं इस कड़ी धूप में बिना खाना खाए। वैसे घने पेड़ों, बहते सुंदर झरनों ने
मेरा रास्ता काफ़ी आसान कर दिया था, क्योंकि इनसे गुजरकर मुझे इस ट्रैक में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं लग रही थी। बस कमी थी तो थोड़ी ताकत की, क्योंकि सुबह से मैंने खाना ही नहीं खाया था। लगभग 1 किलोमीटर चलकर मुझे दिखे कुछ ढाबे और इस जगह का नाम था जंगल चट्टी, जहाँ रुककर मैंने खाना खाया और फिर से चल पड़ी घांगरिया की तरफ। वैसे पुलना से घांगरिया तक का 9 किलोमीटर का सफर आप घोड़ों और डोकी में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सुविधा भी मिल जाएगी। वजन किती होता है? 8 जाळगे तर 5 लाख कितना? 5 बाबो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मौसम और सुहावना हो जाता है। साथ में खराब रास्ते मिलने भी शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ 5 किलोमीटर पैदल चलकर मैं पहुंच चुकी थी भिवंडर, जहां से आगे का सफर अब आधा ही रह गया था। रास्ते में कुछ अलग ही दिखा। ये मधुमक्खी के छत्ते इतने ज्यादा संख्या में, मैंने पहली बार इतने बड़े छत्ते देखे और इनमें न जाने ये कैसी हलचल हो रही थी। ऐसा तो मैंने पहली बार ही देखा है। एक और बात, जिस दिन मैं घांगरिया तक का सफर कर रही थी, उस दिन था रक्षाबंधन। किस्मत से रास्ते में मिले मुझे ये भैया, जो रास्ते में सभी को राखी पहना रहे थे। और ऐसे ही मस्त मौला चलते हुए मैं कब घांगरिया पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। सबसे पहले मैंने यहाँ पहुंचकर अपने रात्रि विश्राम के लिए छत ढूंढी। फिर मुंह हाथ धोकर मैं निकल पड़ी गुरुद्वारे की तरफ, जहाँ मैंने शांति में बैठकर कीर्तन सुने। सद्गुर प्रसाद सोदर तेरा प्रेमा सो कर देवा जित मैं स्वर्ग समान भज तेरे नाम अनेक संखार गिद तेरे बावड़ हार गिद तेरे। कीर्तन के बाद प्रसाद लेकर मैंने लंगर ग्रहण किया और चले गई वापस अपने रात्रि विश्राम के लिए। तो देखा कितना रोमांच भरा था मेरा दूसरे दिन का सफर। और अब मैं रिवर बेड भी पहुंच ही चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है नदी यहाँ पे। और इसके आगे मैं अब आपको बताऊंगी अपना घांगरिया से लेके वैली ऑफ फ्लावर्स तक का पूरा सफर। तो मैंने आज सुबह लगभग 7 बजे अपना घांगरिया से घाटी तक का ट्रैक स्टार्ट किया। शुरुआत में ही मुझे मिले 2 रास्ते, एक जो जा रहा था हेमकुंड साहिब की तरफ और दूसरा वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसे पकड़कर मैं आगे बढ़ी। कुछ ही दूर चलकर मैंने अपनी एंट्री करवाई, जिसका शुल्क था 200 रुपए और मेरे से मेरी निजी जानकारी ली गई और आईडी प्रूफ भी। इसी चौकी से सट के लगा हुआ है वैली ऑफ फ्लावर्स का गेट,
जहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है यहाँ तक पहुँचने का सुंदर सा ट्रैक। शुरुआत से ही मुझे मिलने लग गए थे सुंदर फूल और ये बहता हुआ झरना, जिस पर एक अस्थाई पुल बना हुआ था और इसे देखकर प्रतीत हो रहा था कि भारी वर्षा में पानी का स्तर बढ़ने से यहीं से ये यात्रा रोक दी जाती है। लेकिन आज मौसम साफ था, मुझे इस चीज का कोई भय नहीं था। साथ ही आपको दिखेगा एक बोर्ड जो इस वैली के प्रमुख केंद्रों को दर्शाता है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे मिला ये सुंदर सा पुल और यहाँ से मैं देख सकती थी पुष्पावती नदी को बहुत करीब से, जिसके उफान में भी मुझे शांति महसूस हो रही थी। इस बिंदु से अब ट्रैक थोड़ा खड़ा हो जाता है और मैं पहुंच जाती हूँ घने जंगलों के बीच, जहाँ मुझे कई बुजुर्ग लोग भी मिले और दिखे ये गांव के लोग जो हाथ में दराती लिए इस जगह की अनावश्यक झाड़ पात की सफाई करने जा रहे थे। एक जरूरी बात, आज सुबह ये ट्रैक शुरू करने से पहले ही मैंने अपने लिए पानी भर लिया था, क्योंकि मुझे पता था ये चढ़ाई पार करने के बाद ही मुझे ये जलधारा मिलेगी। और इस जलधारा के बाद तो मानो ये दुनिया बदल गई थी मेरे लिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये पृथ्वी है ही नहीं। साथ ही मैंने यहाँ पर देखे भोजपत्र के पेड़, जो पुराने जमाने में लिखने के लिए पन्ने की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। आगे मुझे मिला ये बिंदु, जहां से मैं देख सकती थी इस खूबसूरत टिपरा ग्लेशियर को। तो ये था मेरा घाटी की शुरुआत तक का सफर। तो आखिरकार
मैं पहुंच चुकी हूँ पुष्पावती नदी के तल पर, जो फूलों की घाटी ट्रैक का आखिरी पड़ाव होता है। और आपको मैंने दिखा ही दिया है कि कैसे मैं घांगरिया से फूलों की घाटी की शुरुआत तक आई हूँ। और अब यहाँ से जाते वक्त मैं आपको पूरी फूलों की घाटी दिखाऊंगी और इस घाटी के रहस्य के बारे में भी दिखाऊंगी। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो इस सुंदर से नदी के तल पर बैठ के मैं सोच रही हूँ मैं अपने साथ पकौड़ियाँ लेकर आई तो उनको खा लेती हूँ। तो ये रही सुंदर सी पुष्पावती नदी और इसके नज़ारे। और सामने जहाँ आप धुंध देख रहे हैं वहाँ पे है गौरी पर्वत। हालांकि अभी धुंध की वजह से वो काफ़ी छिपा हुआ है, तो मैंने वो रिकॉर्ड कर रखा है। तो अभी चलते हैं वापस और मैं आपको बताऊंगी वैली ऑफ फ्लावर्स की कुछ मान्यताएं। तो मैं आपको बताने वाली थी फूलों की घाटी की पौराणिक मान्यताओं के बारे में। पहली मान्यता जो है हनुमान जी पर। हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था उस वक्त यहाँ पे इसी पर्वतों पे इसी फूलों की घाटी पर संजीवनी बूटी की खोज में आए थे। इस जगह की दूसरी मान्यता है कि यहाँ पर परियों का वास है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ज्यादा देर तक नहीं रुकता है और ना ही ग्रामीण यहाँ पर ज्यादा रुकते हैं। चलिए आगे भी चलते रहते हैं और आपको और भी खूब सारी चीजें इस जगह के बारे में बताते रहूंगी मैं। इस सुंदर सी घाटी पर मैंने देखे तरह तरह के फूल, जैसे कि ये ब्लू पॉपी, हिमालयन बाल्सम, हिमालयन क्रेन्स बिल, हिमालयन बॉक्स स्टार, ट्रेलिंग बेल फ्लावर, हिमालयन फ्लीच, हिमालयन जेरेनियम, हिमालयन मार्श मैरीगोल्ड, हिमालयन गोल्डन रॉड, व्हाइट हिमालयन हॉगवीड, सुगंधी बूटी या कपासी, हिमालयन नॉटवीड, हिमालयन फ्लीबेन और भी कई सारी विभिन्न प्रजातियां। इस सुंदर सी घाटी में एक कहानी भी दफन है, जॉन मार्गरेट लेक की, जिससे देखने के लिए मैं जा रही हूँ लेक ग्रेव की तरफ। लेक एक वनस्पति शास्त्री थी जो 1939 में इस घाटी के अनूठे पौधों का अध्ययन करने आई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश फूलों के नमूने इकट्ठा करते समय उनका पैर फिसल गया और एक दुखद हादसे में उनकी जान चली गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बहन इस जगह पर आई और यहाँ उनकी याद में ये ग्रेव बनाई। तो ये था आधे किलोमीटर का लेगीज ग्रेव तक का सफ़र, जो ट्रैक रूट से थोड़ा सा हट गया है। तो अब फिर से हम अपने रूट पे आ गए हैं, ट्रैक रूट पे। अब यहीं से आगे फिर से चलते हैं घाटी के अंदर और आपको बताती हूँ कुछ और चीज़ें और बातें इस वैली ऑफ फ्लावर के बारे में। ये घाटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आती है और 87.5 किलोमीटर वर्ग के एरिया में फैली हुई है।
अब आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि इस वक्त पूरी घाटी का नज़ारा पिंक गुलाबी दिख रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि अभी गुलाबी रंग के फूल अधिकतर खिले हुए हैं और 15 दिन बाद इस घाटी का रंग कुछ और ही होगा, क्योंकि ये घाटी हर 15 से 20 दिन बाद अपना रंग बदलती है और वो है इन फूलों के कारण। ये फूल कुछ समय बाद यहाँ पे किसी दूसरे रंग के फूल खिल जाएंगे तो ये घाटी किसी और रंग में दिखने लग जाएगी। पहले तो यहाँ पे काफ़ी लोग ग्रामीण यहाँ पे अपने जानवर चराते थे, अपने मवेशियों को चराते थे और यहाँ काफ़ी चीज़ें यहाँ के औषधियों को भी यूज़ करते थे। पर 1982 के बाद जब से ये यूनेस्को हेरिटेज के अंडर आए ये एरिया, तब से यहाँ पे ये सब चीज़ें बंद हो गई। यहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं होती है। यहाँ पे जो लोकल्स हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, उनको यहाँ पे इस तरीके से जानवर लाना अलाउड नहीं होता है। इस घाटी में 500 से ज़्यादा फूलों की और पौधों की वैरायटी है और अभी कितनी खोज करनी तो और भी बाकी है। और रही बात यहाँ के जानवरों की, यहाँ पे भरल, मोनल, स्नो लेपर्ड जैसे और भालू जैसे काफ़ी जानवर भी पाए जाते हैं। और इस घाटी में आने का सबसे सही समय होता है जुलाई मिड से सितंबर मिड तक। वो इसलिए यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के फूल इस समय ज़्यादा खिलते हैं और खूबसूरती तो आपने देख ही ली होगी मेरे ब्लॉग के थ्रू। इस वैली में रंग बिरंगे फूलों के अलावा कई औषधियाँ भी होती हैं जो पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल करी जाती थी। और आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ और जो ऐसी चीज़ जो इस वैली के लिए आने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आप मौसम अभी देखिए 12 बजे के बाद का समय है, तो 12 बजे तक यहाँ आइए, यहाँ के दृश्यों का पूरा अनुभव उठाइए, क्योंकि 12 बजे के बाद मौसम कुछ ऐसा हो जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ नज़ारे दिखने काफ़ी कम हो जाएंगे। 12 बजे तक काफ़ी खुला हुआ मौसम रहता है यहाँ। तो अब चलिए चलते हैं उस जगह पे जहाँ से हमने अपने इस ट्रैक की शुरुआत करी थी।